नमस्कार और स्वागत है। किसी भी जगह का नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता, उसके पीछे छुपा होता है उसका पूरा इतिहास, उसकी संस्कृति। चलिए, आज हम मिलकर भारत के दिल में बसे एक राज्य छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी को जानते हैं। नाम में क्या रखा है भाई, ये सवाल तो सबने सुना होगा। लेकिन जब बात किसी जगह की हो ना, तो उसका नाम वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो तो उसके पूरे इतिहास की पहली कड़ी होती है। एक ऐसी पहेली जो हमें उसकी जड़ों तक ले जाती है। तो छत्तीसगढ़ नाम सुनते ही क्या लगता है? सीधा सा मतलब है छत्तीसगढ़, यानी 36 किलो की जमीन, है ना? पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल कहानी तो कहीं ज्यादा मजेदार और हाँ, थोड़ी विवादों से भरी भी है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ नाम आने से भी बहुत पहले इस इलाके को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, इस इलाके का जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन नाम मिलता है वो है दक्षिण कोसल। जी हाँ, इसका जिक्र रामायण तक में है और रतनपुर के पुराने शिलालेखों में भी। मतलब ये कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और पौराणिक केंद्र था। कहते हैं कि ये जमीन भगवान राम का ननिहाल थी, यानी माता कौशल्या की जन्मभूमि। अब सोचिए, ये जुड़ाव इस जगह के इतिहास को कितना गहरा और कह सकते हैं जीवंत बना देता है। सिर्फ दक्षिण कोसल ही नहीं, समय समय पर इस जगह के और भी नाम रहे हैं। जैसे शक्तिशाली गुप्त काल के दौरान इसे सिर्फ कोसल कहा जाता था। फिर मशहूर पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने इसे महाकोसल नाम दिया। और तो और प्राचीन भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने तो इसे अधिष्ठितक कहा है। मतलब साफ है, वक्त के साथ इस इलाके की पहचान भी बदलती रही। तो ये तो हुई पुराने नामों की बात। अब आते हैं उस नाम पर जिसे हम आज जानते हैं, छत्तीसगढ़। आखिर ये नाम पहली बार इतिहास के पन्नों में कब और कैसे आया? इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले 1487 में ये नाम एक कवि दलपत राव की कविता में मिलता है। फिर करीब करीब 1689 में खूब तमाशा नाम की एक रचना में इसका पहली बार राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। 1702 तक आते आते ये नाम दंतेवाड़ा के एक सरकारी शिलालेख पर भी आ गया। और फिर 1795 में एक अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट ने भी इसे अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। तो देखा आपने कैसे कविता में आया शब्द धीरे धीरे एक पक्की आधिकारिक पहचान बन गया। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर, वो हिस्सा जहां असली बहस शुरू होती है। इस नाम को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। तो इस पहेली के दो मुख्य दावेदार हैं। एक तरफ हैं राय बहादुर हीरालाल, जिनका कहना है कि ये नाम असल में छत्तीसगढ़ था, जो यहाँ राज करने वाले छेदी राजवंश से आया था और वक्त के साथ बिगड़कर छत्तीसगढ़ बन गया। दूसरी तरफ हैं चिश्म और हैविट, जो कहते हैं नहीं जी, इतनी दूर क्यों जाना, इसका मतलब सीधा साधा है 36 किले। वैसे एक और कहानी भी है जो थोड़ी कम सुनी जाती है। इसे बेगलर ने दिया था। उनके मुताबिक ये नाम छत्तीसगढ़ से आया है, मतलब 36 चर्मकार परिवारों के घर, और बाद में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। ये थ्योरी कहानी में एक लोककथा वाला रंग जरूर भर देती है। तो थ्योरीज तो कई हो गईं, अब वक्त है सबूतों पर नजर डालने का। चलिए, इस 36 किले वाली गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि इन सारी थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी है जो सबूतों की कसौटी पर खरी उतरती है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है एक नंबर 36। लेकिन यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, यह एक पूरे ऐतिहासिक सिस्टम, एक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक है, और यही हमें सही जवाब तक ले जाएगा। और इस रहस्य को सुलझाने की चाबी किसी किताब में नहीं, बल्कि जमीन पर है, भूगोल में। एक नदी है शिवनाथ नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये एक तरह की प्राकृतिक बंटवारे की लकीर थी, जिसने पूरे इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को एक शक्ल दी। अब देखिए कमाल की बात, शिवनाथ नदी इस इलाके को 2 बराबर हिस्सों में बांटती थी। नदी के उत्तर में थे रतनपुर राज्य के 18 गढ़, यानी 18 किले, और नदी के दक्षिण में थे रायपुर राज्य के 18 गढ़। तो 18 और 18 कितने हुए? पूरे 36। और ये 18 प्लस 18 का जो बंटवारा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी एडमिनिस्ट्रेटिव बनावट थी। इतना ही नहीं, 1415 ईस्वी के खल्लारी शिलालेख जैसे ऐतिहासिक सबूत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। और यही वो चीज है जो 36 किले वाली थ्योरी को सबसे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाती है। तो अगर पूरी कहानी को समेटे तो क्या समझ में आता है?
यही कि इस इलाके की पहचान बहुत पुरानी है, दक्षिण कोसल के ज़माने से। फिर छत्तीसगढ़ नाम पहले कविताओं में आया और धीरे धीरे पक्का हो गया। और जो सबसे विश्वसनीय थ्योरी है वो है 36 किलो वाली, जो एक ऐतिहासिक बंटवारे पर आधारित है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एक नाम के अंदर इतिहास की न जाने कितनी परतें छुपी होती हैं, पौराणिक कथाओं से लेकर राजकाज तक। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह का नाम असल में उसके इतिहास का एक नक्शा होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम जिस शहर या गांव में रहते हैं उसके नाम के पीछे भी तो कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी छुपी होगी।